तो अब बात करेंगे GS2 की। GS2 टेस्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं और ये पार्ट 1 होगा भाई, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पूरा का पूरा फुल सिलेबस कवर्ड है भाई। GS2 का गवर्नेंस वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, पॉलिटी वाला पार्ट है, सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे 2 वर्ड बोलूँगा भाई, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं और उसमें क्वेश्चन आते हैं कम। हमको मेन फोकस करना है गवर्नेंस पे एंड सोशल जस्टिस पे। IR में भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये देखो, ये सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस वाले ऐसे हैं कि PYQ पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं यार। सो हमको समझना है कि कहाँ पे कम है तो ज़्यादा मार्क्स है, तो उसको ध्यान में देते हुए हमको अच्छी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ओके, पहले उस पर ऐसा नहीं कि उसको नहीं करना है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, बट उसको आखिरी में करना है। मेन चीज़ है अपने को गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाले पार्ट पे फोकस करना है। GS पेपर 1 में सोशल इशूज़ वाले पार्ट पे एंड GS पेपर 2 पे सोशल जस्टिस वाले पार्ट पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, बैलेंसिंग द राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। Critically examine the statement in the context of defamation law in India. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे भाई, है ना। फिर से अगर पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई, बैलेंसिंग द राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच। राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेमेशन लॉ इन इंडिया। जो डिफेमेशन लॉ है, एक तरह से हमारे पास डिफेमेशन का मतलब क्या है, हैं डिफेमेशन मतलब किसी की निंदा करना, ठीक है। मतलब कुछ भी बोलने में और दूसरे की रेस्पेक्ट करने में हमारे पास एक बैलेंस करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको एग्जामिन करना है क्रिटिकली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, डिफाइन करेंगे डिफेमेशन होता क्या है, उसको डिफाइन करेंगे यार। सो वी विल डिफाइन डिफेमेशन। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच के बीच में बैलेंस की जरूरत क्यों है। नीड ऑफ बैलेंस, बैलेंस बिटवीन व्हाट, बैलेंस बिटवीन राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच। ओके, उसके बाद हमारे पास बैलेंस करना हमको पाएंगे जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ना। बैलेंस बिटवीन राइट टू रेपुटेशन राइट टू फ्री स्पीच, दो के बीच करना है हमको। कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी कैसा है, एंड सेकेंडली हमको डिफेमेशन लॉ इन इंडिया की बात करनी है। मतलब जो डिफेमेशन लॉज हैं उसके दोनों साइड की बात करनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज हैं, है ना, क्या ये बैलेंस करते हैं रेपुटेशन को या फिर क्या ये बैलेंस करते हैं फ्री स्पीच को, दोनों बात करनी है। सो वेदर दी क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ, है ना, क्या ये जो है ये बैलेंस करते हैं इस चीज़ को, तो इसकी बोथ साइड की बात करनी है, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन कैसे देंगे भाई, कंक्लूजन देंगे बाई व्हाट कैन बी डन टू अपहोल्ड द बैलेंस। क्या कर सकते हैं यार, व्हाट कैन बी डन टू अपहोल्ड द बैलेंस। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, डिफाइन करेंगे डिफॉर्मेशन टर्म को। व्हाट इज डिफॉर्मेशन, डिफेमेशन is a serious offense that can seriously destroy a person's reputation and livelihood. Okay, however जो criminal defamation law है, it had been criticized as a tool to stifle free speech
इन इंडिया, बिकॉज क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ जो है किसी को भी अपनी बात को रखने से रोक देता है। सो डिफेमेशन की बात कर ली हमने। हाउएवर क्रिमिनल डिफेमेशन लॉस हैव बीन, हाँ, defamation has been criticized as a tool to stifle free speech in India. ओके, डिफेमेशन जो है एक सीरियस ऑफेंस है भाई, बिकॉज ये पर्सन की रेपुटेशन को और उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल डिफेमेशन है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे रेपुटेशन को हार्म हो। भाई कोई बोल देगा यार तू मेरे गाली दिया उससे मेरे रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तो एक तरह से ये हमारे पास फ्री स्पीच को स्टिफल करने में इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम, बॉडी में हमने बात करनी है अबाउट दी राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच के बारे में ब्रीफली बात करना है। सो right to reputation and right to free speech। तो जो राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू स्पीच है, दिस आर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 एंड 19। दिस आर fundamental rights under article 21 and 19 of the constitution respectively। मतलब जो राइट टू रेपुटेशन है ये अंडर आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, एंड राइट टू फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 एक फंडामेंटल राइट है। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इट एंटेल्स द गवर्नमेंट टू बैलेंस दिस राइट एज इट्स ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट बोथ राइट्स, है ना। यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करने की बात है कि राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू फ्री स्पीच है, उसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसके पास है? इसकी ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास है। ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इस गवर्नमेंट को देता है पावर। सो दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया entails the government to balance these rights as it is duty bound to protect both the rights। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन है ना, जो ये क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है, क्या ये राइट टू रिपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच को बैलेंस कर रहा है? तो हम पहली बात तो कुछ उसके फेवर में बातें करेंगे, हाँ कि ये बैलेंस करता है, कुछ नहीं बोलेंगे नहीं भाई ये बैलेंस नहीं करता है। सो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ एंड balance between them। ओके, सो अगर यहाँ पे इसको बात करें कि इन फेवर क्या है, है ना, फेवर में हमारे पास लॉज हैं कुछ। ओके, जिसमें हमारे पास क्या आता है भाई, जैसे रेपुटेशन एंड फ्री स्पीच। सो फेवर में ये बोलते हैं कि जो रेपुटेशन इज एन एसेट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल
है ना, एंड एनी डैमेज टू सच एन एसेट कैन डेल्ट विथ लॉफुली। सो इसीलिए जो डिफेमेशन लॉ है वो इनेक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम मिसलीनियसली एक्सरसाइजिंग द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इट डू नॉट वायलेट द फ्री एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन। रेपुटेशन वर्सेस फ्री स्पीच, बिकॉज reputation is an asset to each and everyone. Any damage to an asset can be dealt with lawfully. ओके, सो रेपुटेशन के फेवर में है कि हाँ ये जो है वो नियम के साथ इसको हम कर सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है ये जो लॉ है, ऐसा नहीं एकदम वेग है भाई, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है कि आप किस किस चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल सकते। सो इसके फेवर में बता रहे हैं कि हाँ जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है वो एक तरह से बैलेंस बना के रखता है, बिकॉज जो डिफेमेशन लॉ है इट एक्ट एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। A reasonable restriction on the right to free speech and expression, ये फेवर में हो गया। अगर हम अगेंस्ट की बात करें, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट की बात करें, सो जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉज होते हैं has been used an occasion to limit free expression, है ना, एंड जो क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करता है उसको कभी कभी ये रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर जो वॉइस है सच एज हम लोग बात करें ड्यूरिंग मीटू मूवमेंट जो था उस समय भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल डिफेमेशन का इस्तेमाल किया गया था कि आप नहीं बोल सकते, इट इज़ अगेंस्ट दी मतलब रेपुटेशन ऑफ अदर। सो criminal defamation law has been used on occasion to limit free expression, deflect criticism को डिफ्लेक्ट करते समय जो चीज़ें होती थी उसको रोकने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल किया गया था। या फिर जो वॉइस है दूसरों की आवाज़ है उसको रोकने के लिए, जैसे कि हमारे पास दोस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दी हैशटैग मी टू मूवमेंट, इस समय हुआ था भाई। तो ये जो मीटू मूवमेंट था मेनली 2018 के समय बहुत ज़्यादा देखने को मिला, प्रचलित हुआ, वहाँ पे चीज़ें आई, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट दी सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट दी वुमेन। ओके, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करब कर लिया गया बहुत सारे जो मीटू मूवमेंट के समय, है ना। और भी क्या है अगेंस्ट में भाई, जो क्रिमिनल डिफेमेशन है इट सर्व एज अ शील्ड दैट प्रिवेंट डिस्कशन गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसीज, है ना। आप मेरे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे तो क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्ज में अंदर डाल देते हैं। सो क्रिमिनल डिफेमेशन हैज सर्व एज अ शील्ड दैट prevents discussions on government's action and policies।
सो ये सब हमारे पास चीज़ें अगेंस्ट में हैं। सो उसके फ़ायदे भी हैं यार, फेवर में कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस करता है राइट्स को, फेवर में चीज़ें हैं एंड इसके अगेंस्ट में भी चीज़ें हैं। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे और मेंशनिंग दैट जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसने रिकमेंड किया है दैट कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग डिफेमेशन एज अ civic offense, it would not only help to address the criticism of the civil defamation law and also maintain constitutional balance। हमको क्या करना है, जो डिफेमेशन है उसको एक सिविल ऑफेंस मानना है भाई। ओके, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैड recommended considering the possibility of treating defamation as a civil offense। okay, and this से क्या होगा, it will address the criticism of criminal defamation that help to address criticism। ओके, सो ये था भाई क्वेश्चन। बैलेंसिंग द राइट टू रेपुटेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेमेशन लॉज इन इंडिया। देखो ये न्यूज़ में थे इसलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर वी एंड अप विथ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कमेंट करना है इसके ऊपर हमको। क्वेश्चन है विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर वी एंड अप विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, मतलब हमारा जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, बाई डिफाइनिंग व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड इसके इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। डिफाइन करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को प्लस एवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। बॉडी में क्या करना है भाई, बॉडी में बताना है हमको अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन ब्रीफ। ओके, और हमको ये बताना है कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, हाउ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, एंड इसके बिना कैसे हमारे पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बनेगा जिसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड लास्ट में हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इज नथिंग बट अ सेफ्टी वॉल। ओके, सो जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कौन से केस से आया था सबको पता है बच्चे बच्चे को भाई। जो सुप्रीम कोर्ट था इन द केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में सुना गया था, वहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कौन सा पार्ट है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब दोज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी चेंज नहीं किया जा सकता उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। So the Supreme Court in Keshavananda Bharati case of 1973, Keshavananda Bharati case of 1973 defined basic structure as those part of the constitution which could not be abrogated even by constitutional amendment।
ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो एब्रोगेटेड वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, चेंज भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा अच्छा शब्द लिखने से क्या होता है, दम बनता है यार। ओके, सो ये हो गया अपने पास व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि कैसे बेसिक इसे प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, सो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे कि हमारे पास एसआर बोम्मई केस में 1994 में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 जो है ना वो करने की बात की थी, तो वो प्रोटेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, जो कि मतलब इम्पोजिशन की बात करता है आर्टिकल 356, मतलब बिना कोई कारण के आपने जो इम्पोज कर दिया, एक तरह से ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ऐसा किस में बोला था, एसआर बोम्मई में का जजमेंट में बोला था, एसआर बोम्मई केस जो कि 1994 में हुआ था। ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, ओके, द सुप्रीम कोर्ट ट्राइड टू कर्ब दी, है ना, ब्लेमेंट मिसयूज और ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। इसका मिसयूज को कैसे रोका भाई, बाय मेंशनिंग दैट जो ये है ना, जो फेडरलिज्म है वो बेसिक पार्ट है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इसको कभी भी यूनिटरी नहीं कन्वर्ट कर सकते अपने मन चाहो पे। सो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद जो मिनर्वा मिल केस है ना, मिनर्वा मिल केस में क्या कहा था भाई, मिनर्वा मिल केस मेनली ये बोला जाता है मिनर्वा मिल इसको कि इसने बताया कि फंडामेंटल एक बैलेंस बनाया इसने, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये जजमेंट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ओके, एंड द जज रूल दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं है भाई। जो मिनर्वा मिल केस है उसने बोला, मतलब मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ओके, जो जजेस थे, मिनर्वा मिल 1980s के अंदर हुआ था। ओके, सो जजेस रूल दैट a limited amending power in itself is a basic feature of the constitution, that a limited amending power itself is a basic feature of the constitution, ठीक है। सो हमने बात की कैसे बेसिक से प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। उसके बाद हमको बात करना है कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इट गेट इरोडेड विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में गेट eroded without basic structure। ओके, अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहा तो जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो कि एक एसेंस है भाई रूल ऑफ लॉ का, है ना, वो क्या हो पाएगा भाई, इट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो जो 99 अमेंडमेंट एक्ट था, वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ significant essence of rule of law, okay, without judicial and without basic structure judicial independence would have been compromised after passing the 99th amendment act, okay, so इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये
without basic structure, judicial independence would have been compromised after passing of the 99th अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में पास किया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाना पड़ गया। इसके साथ इश्यूज भी हैं भाई, और ये बहुत सारे हैं, जैसे कि अमेंडिंग अथॉरिटी जो है बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट कुड हैव बीन यूज्ड टू रिपील द कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इट्स कोर आइडेंटिटी एज एन ऑर्गेनिक। सीरी इसको प्रोटेक्ट करता है ये, है ना, बिकॉज विदाउट स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ माइट बी कॉम्प्रोमाइज, विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ माइट बी कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम इशू की बात करें, इशू क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ might have been compromised। तो ये हो गया हमारे पास कि बिना बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसा होगा भाई, इट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बिना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खत्म हो सकता है, एक तरह से खराब हो सकता है विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इशू भी है भाई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। क्या क्या इशू है भाई, इशू विथ बेसिक स्ट्रक्चर, इशू विथ व्हाट, इशू विथ बेसिक स्ट्रक्चर। पहले तो जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कोर्ट कैन नॉट रिड्यूस द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बाय लिमिटिंग पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, है ना। हमारे देश में जो सुप्रीमेसी एक तरह से है, मतलब सुप्रीमेसी तो नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सोवेर्निटी है ना, वो उसको लिमिट नहीं कर सकता, है ना। हमारे पास पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को कर सकता है, बट उसके जो सोवेर्निटी है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। सो वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। Courts cannot reduce parliamentary sovereignty by limiting parliament's amending powers, so violating the separation of power। ओके, एंड ऑल्सो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि द थ्योरी एम्पावर्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, इट एम्पावर्स द कोर्ट टू इम्पोज इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिकली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, है ना। मतलब एक तरह से जुडिशरी को ऊपर रख रहा है भाई, एज कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेटिकली, है ना, बनाया गया है, उसके ऊपर बना रहा है कोर्ट को। ओके, सो इस प्रकार से इशू भी है इसके साथ। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ही कंपेयर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द नॉर्थ स्टार। मतलब जो ध्रुव तारा होता है ना भाई, जो कि हमको रास्ता दिखाता है, उसने बोला हाँ ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमको रास्ता दिखाता है ना, जिससे हमको उस पाथ में चल पाए जहाँ पे हम गिरेंगे नहीं। ओके, सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच की फॉर्म में। सो द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the present chief justice of
इंडिया compared the basic structure of the constitution to the North Star, an unfailing guide which shows the way when जब रास्ता धुंधला धुंधला दिखता है ना भाई, तो जो रास्ता दिखाता है वो कौन है? नॉर्थ स्टार। वो कौन है? अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमको समझ आता क्या करना चाहिए, तो वो क्या दिखाता है? कौन सा चीज हमको रास्ता दिखाती है कि सही है गलत क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर हमको ये बताता है। सो व्हेन द पाथ अपीयर्स कॉन्वुलेटेड, मतलब जब उबड़ खाबड़ है ना, इधर उधर जब समझ नहीं आता कि किधर जाना चाहिए, सो जो अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमको रास्ता दिखाता है। इट इज एन अनविलिंग गाइड। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन था विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर वी एंड अप विथ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कमेंट करना था 3 पार्ट में। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस किया भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, केशवानंद भारती केस 1976। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है बोला। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भाई वो पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमको, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोटेक्ट करता है हमको। ओके, एक प्रकार से ब्रीफ में बताया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, है ना। हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो गेट खत्म हो जाता है, मूर्छा खा जाता है उसको, है ना, वो तरह से खराब हो जाता है जब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो। और हमने देखा उसके बाद इश्यूज भी है भाई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। बेसिक स्ट्रक्चर अगर रहने से ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ दिक्कतें भी है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट्री सोवेनिटी के तो रिड्यूस कर देता है, मतलब कैन नॉट रिड्यूस द पार्लियामेंट्री सोवेनिटी, बट ये उसके अमेंडिंग पावर को कम कर रहा है, एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है। सो उसके बाद हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट ये एक्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर एक्ट एज व्हाट इट इज इट एक्ट एज अ नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा जैसा काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, डिस्कस द प्रपोजिशन ऑफ रिवाइटाइजिंग और रिविजिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर in the deciding qualification petition under the anti-defection law in India. Okay, discuss the proposition of revisiting the authority of the speaker in deciding qualification or deciding disqualification petition under the anti-defection law in India. मतलब जो सोल अथॉरिटी होता है ना डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ में जो सोल अथॉरिटी है जो कि डिस्क्वालीफाई कर सकता है वो स्पीकर होता है। क्या इसके प्रपोजिशन को, क्या इसके प्रस्ताव को हम क्या कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, फिर से उसको नकार सकते हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। ऑल्सो प्रपोज अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन दिस रिगार्ड। हमको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करना है, एज वेल एज रिविजिटिंग के बारे में भी बात करना है, द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अप्रोच क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन में हमारे पास, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट 10th शेड्यूल जो कि बात करता है अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या बात करेंगे, बॉडी के अंदर हम बताएंगे कि कैसे जो अथॉरिटी है स्पीकर इस, है ना, उसका अथॉरिटी कितना है भाई स्पीकर का इन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर इन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। उसके बाद हमको बात करनी है अबाउट द नीड टू रिविजिट द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर, नीड टू रिविजिट द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर। ओके,
हम उसके बाद हमको तीसरा बात करना है बट अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिससे हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं भाई। है ना, ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दिस आर नथिंग बट दिस आर इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटरी बॉडीज, है ना, ये बना सकते हैं फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे, बाई मतलब वहाँ पे चीज़ें डाल के। एंड ऑल्सो हम कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट कर सकते हैं जिससे हम जो स्पीकर का ऑथोरिटी है उसको भी हम तरह से चेंज कर सकते हैं। सो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स की बात करें फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग, सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट ट्रिब्यूनल्स, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की। इसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे भाई विद बैलेंसिंग, है ना, हमारे पास बहुत ज़रूरी है भाई जो डिग्निटी ऑफ द स्पीकर पोस्ट है जो ऑटोनॉमी है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग द डिग्निटी ऑफ स्पीकर पोस्ट एंड ऑटोनॉमी। हम जो शुरुआत हुआ था किसका, क्यूटो हॉलैंड केस की बात करते हैं इन, है ना, एक तरह से केस स्टडी की बात, एक तरह से चीज़ों की बात है ना। सो इन द क्यूटो हॉलैंड केस ऑफ 1992 the Supreme Court held that the presiding officer acted as a tribunal while considering an issue under the 10th schedule। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ट्रिब्यूनल काम करेगा 10th शेड्यूल के अंदर। ओके, तो हमको बात करनी है अबाउट द नीड टू रिविजिट द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर, नीड टू रिविजिट द authority of speaker बिकॉज जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, है ना, वो देखो क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल देंगे जो संपत कुमार केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वाई शुड ए स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बी द रोल एंड फाइनल आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जो एक पर्टिकुलर पार्टी का है वो कैसे उसको करेगा यार, उसको एक तरह से बायस डिसीजन होगा उसका। सो रिविजिट की नीड क्या है, बिकॉज मेंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है ना, फिर ठीक से नहीं हो पाता। मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल ना, शुड नॉट, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट, ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं इन संपत कुमार केस द Supreme Court stated why should a speaker who is a member of a particular political
party be the sole and final arbitrator in case of disqualification. Be the sole arbiter as well as need और क्या है because the agent of partition politics. Okay, because speaker can act as a agent of partition politics. ना speaker has been repeatedly chastised for acting as an agent of partisan politics. टाइम लिमिट भी होना चाहिए भाई, बिकॉज अभी तक जो लॉ है उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है जिसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन को देख सकता है. सो यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास रिविजिट करने की ज़रूरत है जो स्पीकर अथॉरिटी को ओके कैसे लिखते हैं ये सब चीज़ें हैं भाई. दो चीज़ें मेन बात करेंगे ओके है ना. वो भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो नॉन इम्पार्शलिटी है ना, जो कि इम्पार्शलिटी होना चाहिए. बट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया एलिगेशन अबाउट स्पीकर्स रूल इन मैटर्स ऑफ इम्पार्शलिटी. जैसे कि हमारे पास जगदीप सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा केस है. इन जगजीत सिंह ओके इन जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 में हुआ था ये केस. जो सुप्रीम कोर्ट था एड्रेस allegations about the speaker's role in matters of impartiality. सो ये सब नीड है भाई जहाँ पे हमको स्पीकर के अथॉरिटी को रिविजिट करने की ज़रूरत है. बट हम लोग कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हमको बोलते हैं कि भाई किस किस चीज़ों पे हमको नो नीड टू रिविजिट. ओके है ना, बिकॉज स्पीकर एज डिसाइडिंग अथॉरिटी हैज़ टू अवॉइड जुडिशियल डिले. ओके सो पार्लियामेंट थॉट कि इसका डिसाइडिंग जो अथॉरिटी है वो फाइनल क्यों होना चाहिए, बिकॉज है ना हमको अवॉइड करना है जुडिशियल डिले को. Parliament's thought behind making the speaker as deciding authority was to avoid judicial delay in the डिफेक्शन केसेस. और क्या क्यों नीड नहीं है, बिकॉज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इट इज बीइंग द हेड ऑफ द पार्लियामेंट इज अ मोरल एंड लीगल अथॉरिटी यार. प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीइंग हेड ऑफ द
Parliament is the moral and legal authority, बट यहाँ पे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से भी फोकस करना है हमारे पास। सो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म कैसे फोकस करेंगे भाई, ना यहाँ पे चीज़ों को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें हैं तो हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स जरूरी है भाई, एक पॉइंट यहाँ पे काट देता हूँ मैं ये वाला, ठीक है ना। तो स्पीकर जिसे फ्लो चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स में हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स बनाने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स proposed by सोमनाथ चटर्जी। और क्या की जरूरत है भाई, हमको ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करने की जरूरत है भाई, जो ब्रिटिश का जो स्पीकर मॉडल है ना, बिकॉज वो नॉन पार्टी फिगर होता है। ब्रिटिश स्पीकर है ना, एज मॉडल एज नॉन पार्टी फिगर। वहाँ पे ऐसा होता है वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज द स्पीकर। ओके, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है भाई, हमारे पास जो बांग्लादेश का मॉडल है ऐसे बोल सकते हैं। एक जो केशम मेघा चंद्र सिंह केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था टू एस्टेब्लिश एन एक्सटर्नल सिस्टम टू डील विद द सिचुएशन ऑफ डिफिक्शन। एक्सटर्नल सिस्टम मेंशन इन केशम सिंह केस। ओके, हम जैसे कि एडजुकेटरी जो प्रोसेस है ना, वो विद इन दी हाउस हो रहे हैं ना, उसको हमको आउटसाइड दी हाउस भेजने की ज़रूरत है, जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था। एडजुडिकेटरी outside the house as mentioned in the by दिनेश गोस्वामी कमिटी। ये दिनेश गोस्वामी कम्युनिटी ने बोला था। तो ये सब अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द the impartial authority that decides the case within a reasonable time limit can dissuade elected representatives from entering into opportunistic pact to twist and mangle the people's mandate। ठीक है, तो हमको क्या करने की जरूरत है भाई, जो टाइम रेस्ट्रिक्शन है ना शुड बी 3 months विद एन एक्सटेंशन ऑफ 3 months है ना, ग्रांटेड ओनली ऑन रीजनेबल ग्राउंड। ओके, सो एक वे फॉरवर्ड की तरह से हम कंक्लूड कर रहे हैं, एक इम्पार्शियल अथॉरिटी होना चाहिए भाई, जो कि डिसीजन ले एक पर्टिकुलर टाइम में, और टाइम क्या हो, अराउंड 3 months, दैट डिसाइड द केस विद इन अ रीजनेबल टाइम लिमिट
that is 3 months is the need of the hour। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। डिस्कस द प्रपोजिशन ऑफ रीविजिटिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर इन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। डिस्कस करना मतलब दोनों जाना भी है और नहीं भी जाना है उसके बारे में बताना है। एंड ऑल्सो प्रपोज अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, जो हमने बताया भाई इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स बनाने की जरूरत है, ब्रिटिश मॉडल को अपनाने की जरूरत है जहाँ पे वन से स्पीकर इज ऑलवेज द स्पीकर वाला कॉन्सेप्ट, या फिर हम अर्नब गोस्वामी मतलब सॉरी दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर था उसकी बात को हम मान सकते हैं, जिसने बोला कि जो एडजुडिकेटरी प्रोसेस है उसको विद इन द हाउस पे नहीं रखना चाहिए, उसको आउटसाइड द हाउस पे रखना चाहिए। या फिर हम एक्सटर्नल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केशम सिंह केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 होगा। बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट और गवर्नर ऑफ स्टेट हैव बीन वेस्टेड विद सोवरेन पावर ऑफ पार्डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। ठीक है, सो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात करनी है तो हमारा अप्रोच क्या होगा, डिस्कस करना है भाई, हर पहलू को कवर करना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द पार्डनिंग पावर एंड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में मेंशन उसके बारे में बताएंगे। पार्डनिंग पावर प्लस आर्टिकल्स, फिर बॉडी के अंदर हम बताएंगे कि कैसे जो सोवरेन पावर द पार्डन है वो क्या क्या है भाई, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का। सोवरेन power of pardon both president and governor। also हम conflict of the pardoning power के बारे में बताएंगे। conflict between pardoning power के बारे में बताएंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय प्रपोजिंग अ व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रोवाइडिंग पार्डनिंग पावर, एसेंस के बारे में बता के व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्रोवाइडिंग पार्डनिंग पावर। सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्डनिंग पावर होता है प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को। प्रेसिडेंट को देता है अंडर आर्टिकल 72 एंड गवर्नर को देता है अंडर आर्टिकल 161। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड द पावर ऑफ pardon on the president of India and the governors of the states by Article 72 and 161 respectively। ओके, नाउ उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी में सोवरेन पार्डनिंग पावर ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसको डब्बा बना के कम बनाते हैं यार, इसको पार्डनिंग पावर है क्या क्या। sovereign pardoning power of both
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से पार्डनिंग पावर है भाई? ही और शी कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड, कम्यूट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, जिसमें एक में का पनिशमेंट का नेचर चेंज कर दिया जाता है, उसमें उसका ड्यूरेशन चेंज कर दिया जाता है ना। एक में वो हेल्थ की दिक्कत की वजह से इसको कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास चीज़ें हैं। बट जो जो गवर्नर के पास है वो होती हैं अगेंस्ट द स्टेट लॉस, एंड जो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास वो होती है अगेंस्ट द सेंट्रल लॉस। ही और शी कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट म्यूट against a central law, and he or she can pardon, deprive, respite, remit against a state law. And he or she is the only authority to pardon a death sentence. But जो गवर्नर he cannot pardon a death sentence. He or she can pardon a death sentence. प्रेसिडेंट जो होता है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, बट जो गवर्नर होता है कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। cannot pardon a death sentence. इसके बाद अगर है ना, यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट है इनके पास ऐसा कुछ पावर नहीं है। मतलब जो कोर्ट मार्शल वाले होते हैं ना, मिलिट्री कोर्ट्स में जो होता है ना, उनके लोग को भी ये क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट को उनके पार्डनिंग पावर होता है अगेंस्ट द कोर्ट मार्शल्स ऑल्सो। ही और शी हैज़ पार्डनिंग पावर टू punishment by court martial, but no such power. ओके, नाउ हमको बात करना है ये सिग्निफिकेंस क्या क्या है भाई इस पार्डनिंग पावर का, है ना। यहाँ पे हमने बताया ना भाई, पहले सोवरेन पावर के बारे में बात किया, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे अबाउट कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे, उसको छोड़, उसको हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि ये सब चीज़ें डाली क्यों गई हैं भाई। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्डनिंग पावर, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्डनिंग पावर। जो पार्डनिंग पावर है कैन बी हेल्पफुल टू protect a blameless person from getting punished due to injustice. Pardoning power can be helpful to protect a blameless
person from getting punished due to injustice। और क्या सिग्निफिकेंस है इसका यार, है ना, द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग फॉरगिव एक्ट एज अ ग्रेटिट्यूड फॉर क्रिमिनल्स। ओके, ग्रेटिट्यूड का काम करता है जिससे वो जो लॉकअप है ना, लॉकअप में डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग फॉरगिवन act as a ग्रेविटी, है ना, एक तरह से उनको खुशी का चीज प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी फॉर द क्रिमिनल एंड enable solving the concerns of lockup discipline, enable the solving the concerns of lockup discipline। ओके, तो सब हमारे पास सिग्निफिकेंस हो गया। नाउ सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं ऑन पार्डनिंग पावर, इसके बारे में बात करते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में बात किया है, सोवरेन पावर्स है उसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब पूरा एक डेप्थ में एक तरह से एनालिसिस टाइप का करना है। सो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन पार्डनिंग पावर। पहले तो जो एजी पारिवालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर हैज़ नो पावर टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड और रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट, है ना, मतलब जो गवर्नर है इज बाउंड टू डिसीजन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एजी परारीवलन केस held that governor is bound by the decision of the स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब वो आर्टिकल 161 के अंदर, है ना, वो क्या नहीं कर सकता, मैटर को डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स को इंडिपेंडेंट डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, नो पावर टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड, नो पावर टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड, ये जी पारिवालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक और इम्पॉर्टेंट केस जजमेंट है भाई, मारूराम केस में इट वॉज क्लैरिफाइड दैट टू हाईएस्ट डिग्निटरीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एक्ट मस्ट नॉट ऑन देयर ओन जजमेंट बट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है एजी मारूराम केस में भी यही कहा गया था कि वो अपने मन से काम नहीं करेंगे, मिनिस्टर्स के बोलने पे काम करेंगे। सो ये हो गया चीज़ें। एंड लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो पार्डनिंग पावर है ना, इट एक्ट एज व्हाट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस जो कि रिड्यूस करता है पनिशमेंट को दैट इज कन्फर्ड अंडर द लॉ फॉर एन ऑफेंस। जिससे क्या होता है भाई, राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो लॉस्ट हुए हैं एक, है ना, अकाउंट ऑफ एन ऑफेंस, उसको ये दूर करता है एक प्रकार से। तो एक कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो पार्डनिंग है ना, माफ़ करना, इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस that
reduce the punishment conferred under the law for the offense and restores the rights and privileges lost on count of the offense. ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बात कर रहा था अबाउट क्वेश्चन था बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज बीन वेस्टेड विद द सोवरेन पावर ऑफ पार्डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5 है इंसल्टिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस will secure the integrity of the electoral process. Sorry, इंसल्टिंग नहीं है बे, इंसुलेटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंसुलेटिंग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बचा कर रखना फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। ये क्या करेगा? इट विल सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज द रिसेंट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है क्या जो डिसीजन था रिसेंटली कि चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट करेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट आर्टिकल 324 जो कि बात करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 जो कि बात करता है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके बाद बॉडी में हम क्या के बारे में बात करेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट के बारे में बात करेंगे एंड उसकी इश्यूज के बारे में बताएंगे भाई इस जजमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं। के बाद कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन का इज अ साइन को नॉन फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। साइन को नॉन मतलब इज वेरी नेसेसरी। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज sine qua non for a vibrant democracy। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन भाई। इसके बाद जैसे अप्रोच हो गया, नाउ इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो रिसेंटली जो केस था अनूप बर्नावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बोला था कि एक कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होगा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो कि क्या करेंगे आपस में मिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। इन अनूप बर्नावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया the Supreme Court decreed that a committee comprising Prime Minister, Leader of Opposition Lok Sabha and CJI of India is PM, Leader of Opposition and CJI of India is responsible for selecting CEC and ECs
ओके, सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का, जिसमें बोला कि जो एक कमिटी होगी उस वो सबको बताएंगे, है ना। पढ़ लेता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये जजमेंट का। significance of the judgment is that it fill the constitutional vacuum, मतलब बिकॉज यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हो जो कि बात करता है अबाउट कैसे इसको बनाया जाए। सो इट फिल द कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, फिल ऐसे लिखते हैं, बिकॉज नो लॉ हैज बीन passed by parliament on this subject ऐसा लंबा लंबा नहीं, छोटा लिखते हैं भाई। इट फिल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम, फिल कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम एंड ये पॉलिटिकल है ना, बिकॉज नो लॉ, यार कैसे लिखूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। कोर्ट मस्ट स्टेप इन फिल द कॉन्स्टिट्यूशन वैक्यूम, बिकॉज इससे पहले कोई भी लॉ नहीं था, ठीक है। बिकॉज नो लॉ has been passed by parliament on this subject, the court must step in to fill the constitutional वैक्यूम। और क्या करता है भाई, ये इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन को मेंटेन रखता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर नहीं है भाई इन द प्लेस फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। सो इनका जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लिखते हैं, पीपल रिलाई ऑन एन ऑनेस्ट इलेक्शन कमिश्नर with exceptional power to protect the integrity of the democratic process। ओके, सो ये सिग्निफिकेंस है भाई। और जो गोल्डन थ्रेड रन थ्रू, मतलब रूलिंग जो ये था, जो इसने बोला कि यहाँ पे कमिटी बनाएगी इसको, इट एड्स अ गोल्डन थ्रेड रन्स थ्रू द प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिलिब्रेशन, and also it is also critical for citizen to regard the election commission as a politically impartial entity। also regard the election commission as a politically
इम्पार्शियल एंटिटी। और क्या है भाई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, मतलब एंड इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया कैसे भाई, इसने बोला कि जो सैलरी होगी, है ना, जो एक्सपेंसेस होंगे, पे डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया रादर देन द गवर्नमेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट whose expenses are paid directly from CFI, Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of India। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं भाई। इश्यूज क्या क्या हैं जजमेंट के अंदर, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं हम लोग, जैसे सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट ही काफ़ी है, ठीक है, सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट ही काफ़ी है, तो 3 पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद इश्यूज लिख देते हैं भाई, जो जजमेंट था इसमें, ये कमिटी बनाने वाला, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। इश्यूज इन दी जजमेंट, पहले तो आर्टिकल 324(2) जो है, इट सेज दैट द इलेक्शन कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बट ये जो है एक तरह से इसको उल्टा बोल रहा है भाई। एंड ऑल्सो रेज द बॉर्डर इशू ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वेदर द जुडिशरी इज ओवरस्टेपिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फिलिंग द लीगल वॉइड। It raises the broader issue of separation of power and whether the judiciary is overstepping its responsibility in filling this legal void, overstepping its responsibility in filling this legal void, ये एक इशू है। और कोर्ट हैज़ बीन वाइजर टू बर्डन द सिलेक्शन कमिटी मेंबरशिप विदाउट इंक्लूडिंग द कोर्ट, मतलब इट कुड बी वाइजर, इट कुड बी मोर वाइजर, बहुत अच्छे से नियम ले सकता है ना, बिकॉज जो सिलेक्शन कमेटी मेंबरशिप है ना, इसको मतलब समझना है। देखो 2002 में क्या हुआ था, जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रपोज कमिटी, इन्होंने कमिटी प्रपोज किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द हाउस थे, है ना, स्पीकर द लोकसभा थे, डेप्यूटी स्पीकर थे। सो इट कुड हैव अ वाइजर टू बॉर्डन द सिलेक्शन कमिटी। इसमें 3 मेंबर्स हैं, है ना, इससे ज़्यादा मेंबर्स तो ज़्यादा अच्छा होता भाई। वाइजर टू broaden the selection committee as proposed by a National Commission for Review of Constitution in 2002। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो अपॉइंटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन शुड बी इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि अपहोल्ड करते हैं इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी को। सो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट दिस जजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाते तो हट जाएगा भाई। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द appointment
to the post of Chief Election Commission and election commissioners should be in consonance with the constitutional values, consonance with the constitutional values। तो इस प्रकार से हमने इस आंसर को लिखा है भाई। इंसुलेटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस विल सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। हमने कैसे किया भाई? बाय जजमेंट, जिसमें हमारे पास एक कमेटी बनाई जिससे हमारे पे गवर्नमेंट जो खुद डिसाइड करता था, अब 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें एक तरह से इम्पार्शियलिटी के रूप में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हम यहाँ पे बता करेंगे। क्रिटिकली एनालाइज रिसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके हिसाब से हमको इसको बताना है। ये तो हमने ये बताया भाई। तो ये पार्ट 1 था जहाँ पे हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बात किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 से लेकर 6 तक।